हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मित्रों जो हमारा वीडियो मेंस के अंतर्गत वित्तीय संस्थाएं जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप हमारा कंटेंट को देखिए हर एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद जो वित्तीय संस्थाएं हैं उससे जो क्वेश्चन बनेगा हमारे एग्जाम में वो इसी क्लास से आएगा देखने, क्योंकि हमने हर चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो आप निश्चित होकर के इस क्लास को देखिए और अच्छे नोट्स बनाइए। अदरवाइज नोट्स नहीं बनाते हो तो इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी और उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। और वहाँ पर जो है टेलीग्राम पर आप जुड़ जाना, ये पीडीएफ वगैरह आपको दे दी जाएगी। ये सब आपके लिए है। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ठीक है। और आपको जो हमेशा अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगा। और कल हम जो है जनसंख्या जो टॉपिक है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और उससे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो तुलनात्मक अध्ययन होता है जनसंख्या का, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल आप जुड़ना ना भूलना। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे राजस्थान में अगर कोई जो वित्तीय संस्थान है सबसे ऊपर, तो फिर उद्योग विभाग का ही नाम आता है। इसी के सिफारिश पर जो है उद्योगों की स्थापना होती है। तो हमारा जो उद्योग व वाणिज्य विभाग है मित्रों, इसका पहले नाम केवल उद्योग विभाग हुआ करता था। 1949 में जो है इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर जयपुर में इसका मुख्यालय बना हुआ है। उद्योग व वाणिज्य विभाग के जो मंत्री हैं अभी हमारे राजस्थान में, तो वो कौन है? शकुंतला रावत, महिला है शकुंतला रावत। तो वो हमारी कौन है? उद्योग व वाणिज्य मंत्री हैं। उद्योग विभाग का जो है नाम परिवर्तित कब किया जाता है? तो 2021 में जो है इसका नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं उद्योग व वाणिज्य विभाग से। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उद्योग विभाग के नेतृत्व में कई संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक नीतियां एवं सुधार क्रियान्वित किए जाते हैं। उद्योग विभाग राज्य में उद्योगों एवं हस्तशिल्प इसके प्रोत्साहन तथा औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए नोडल विभाग है हमारा कौन सा? उद्योग व वाणिज्य विभाग। इसी के अंतर्गत कई संस्थानें काम करती हैं जो हमारे उद्योगों का विकास करने के लिए राजस्थान में कार्य करती हैं। मित्रों 1978 से हमारे जो है राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र ये बनाए जाते हैं। कितने? 36 जिला उद्योग केंद्र बनाए जाते हैं और 8 जो है हमारे राजस्थान में उप केंद्र कार्यरत हैं। और जब मैं आपको उद्योग पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 8 उप केंद्र वगैरह कौन से हैं, कहाँ पर जो है उद्योगों की सर्वाधिक संभावना वगैरह है, जहाँ से वीडियो मैथ्स में 2016 में क्वेश्चन बना था। तो वो हम जो अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पर हम वित्तीय संस्थान देख रहे हैं। उद्यमियों की सुविधा हेतु सभी जिला उद्योग केंद्रों में एमएसएमई निवेशक सुविधा केंद्र जो है मित्रों MIFC इनकी स्थापना की गई है। सभी पहले बात करें तो जयपुर, जोधपुर वगैरह यहाँ पर थे, लेकिन इसी मतलब आर्थिक समीक्षा में जो है ये घोषित हुआ कि इसी बजट में घोषित हुआ कि हम सभी जिला उद्योग केंद्रों में जो है MIFC का क्या करेंगे? गठन करेंगे। हमारे जो MSME निवेशक सुविधा केंद्र हैं उनका हम गठन करेंगे। तो ये अभी सभी जिला उद्योग केंद्रों में होगा, ठीक है, ताकि उद्यमों की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। विभाग के कौन कौन से कार्य हैं? तो लघु उद्योग को क्या देना? मुख्य बढ़ावा देना, उनके उत्पादों के विपणन में सहायता करना। क्योंकि एक तो यहाँ पर मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम जो है गांव के स्तर पर जो है छोटे कस्बों से जुड़े होते हैं, हम मार्केटिंग वगैरह इतना करना नहीं जानते और फिर हम सोचते हैं कि हमारा माल नहीं बिक रहा, फिर हमारे उद्योग वगैरह नहीं चल रहे। तो जो आपका जब माल बिकेगा ना, तब आपको मार्केटिंग वगैरह आएगी, आपको जो है अपने जो प्रोडक्ट है उसका विज्ञापन करना आएगा, ताकि लोगों के मन में जो है आपके सामान के प्रति एक खरीदने का भाव जागृत हो। तो कस्टमर क्रिएट करना बहुत टफ काम होता है। तो हमारे जो बड़ी बड़ी जो संस्था होती है ये काम करती है कि भाई जो लघु उद्योग है ये इसलिए विकसित नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके माल को जो है ज़्यादा लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। तो इस प्रकार उनके उत्पादों के विपणन में सहायता करना, मार्केटिंग वगैरह करना। ये नमक क्षेत्रों का ये कुछ अलग हो गया। हस्तशिल्प जो है कारीगर, उनका विकास करना, हथकरघा का विकास करना। और विभाग राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए विभिन्न रियायतें, सुविधा और सहायता भी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं मित्रों कि भाई हमारे राजस्थान में उद्योगों का विकास हो रहा है तो पैसा आएगा। तो पैसा अब विदेशों से भी आता है। अब राजस्थान के जो हैं, भारत के जो हैं लोग, वो भी निवेश करते हैं।
तो जो विदेशों से जो निवेश आता है, जो घरेलू निवेश आता है, तो उनको एक तरीके से सरकार के माध्यम मतलब सरकार को ये पता करना होता है भाई ये कितने बड़े निवेश करेंगे, ये कितना क्षेत्र में कौन सा कितना जो है निवेश करेंगे, तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर ये निवेश करेंगे, क्या इससे आउटपुट निकलेगा। तो इस प्रकार जो इसके संबंध में निवेश संवर्धन जो है बोर्ड ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ये स्थापित किया गया हमारे 1991 में जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मित्रों। और ये मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, तो उषा शर्मा जी जो है अभी वर्तमान में मुख्य सचिव है, तो उनकी अध्यक्षता में हमारा जो है निवेश संवर्धन ब्यूरो काम कर रहा है। ये जो निवेश संवर्धन ब्यूरो है मित्रों, ये 10 करोड़ से जो अधिक निवेश होता है उसके प्रस्तावों की मंजूरी देता है, उस पर यह कार्य करता है, उनको जो है अपने राज्य में जो लागू करने निवेश करने के लिए मंजूरी देता है 10 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को। और घरेलू एवं जो विदेशी निवेश होता है उसको आकर्षित करती हैं, और बड़े निवेश प्रस्ताव पर हमारा जो है ये निवेश संवर्धन ब्यूरो कार्य करता है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ठीक है, तो 1951 में गठित होता, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो ये कार्य करता है। फिर बात करें मित्रों, जो भी उद्योग वगैरह स्थापित होते हैं, एमएसएमई वगैरह और अन्य जो निवेशक वगैरह आते हैं, तो उनको कई कई विभागों की जो है वहाँ पर क्लियरेंस वगैरह लेनी पड़ती है, अनुमोदन वगैरह प्राप्त करना पड़ता है। तो इस प्रकार इन सभी जो है सभी क्लियरेंस वगैरह को एक जगह पर जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाया गया है, जिसमें आपको 15 डिपार्टमेंट की 15 विभागों की 105 सेवाएं उपलब्ध होती हैं। कितनी? 15 डिपार्टमेंट की 105 सेवाएं आपको उपलब्ध होती हैं। फिर मित्रों वन स्टॉप शॉप सिस्टम बनाया गया, क्योंकि सिंगल विंडो क्लियरेंस पर जब हमारे ज़्यादा भीड़ होने लगी तो सरकार ने कहा कि भाई जो बड़े बड़े जो निवेशक हैं, जो बड़े बड़े जो निवेश आते हैं, उनके लिए जो अलग से एक जो है क्लियरेंस वगैरह के लिए अलग से जो है एक योजना वगैरह लेकर आ जाए। तो फिर वन स्टॉप शॉप सिस्टम ये बनाया जाता है, ये BIP के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि BIP जो है 10 करोड़ से अधिक जो है निवेश के प्रस्ताव उनको मंजूरी प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो है उनके लिए जो सारी सुविधाएं जो हैं, जो सारी जो क्लियरेंस वगैरह वो भी देने का काम हमारा BIP करेगा, यानी जो है निवेश संवर्धन ब्यूरो करेगा। ये वन स्टॉप शॉप सिस्टम है और BIP के द्वारा लागू किया गया, और इसमें जो है ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है। और ये 16 सितंबर 2020 को जो इसकी अधिसूचना जारी की जाती है मित्रों। और इसमें जो है 10 करोड़ से ज़्यादा का निवेश एक छत के नीचे 14 विभाग, वहाँ पर कितने थे? 15 विभाग थे। तो यहाँ पर जो है 14 विभागों की 98 प्रकार की जो सेवाएं होती है उनको यहाँ पर मंजूरी वगैरह दी जाती है। ठीक है, 98 प्रकार की सेवा उपलब्ध होती है वन स्टॉप शॉप सिस्टम के अंतर्गत। फिर मित्रों निवेशकों को आकर्षित वगैरह करने के लिए जो है इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम भी चलाया गया हमारे राजस्थान में। ये जो है ये राजस्थान में 24 और 25 जनवरी 2022 को जयपुर में आयोजित हुआ था। और जिला स्तर पर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट समिट की, तो वो हमारा भीलवाड़ा में सबसे पहले आयोजित हुआ था। और सम्मेलन से पहले मित्रों इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम ये दिसंबर 2021 में जो है 7 शहरों में हमारे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई, यानी 4 तो हमारे मेट्रो सिटीज़ हो गए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और 3 अन्य अहमदाबाद, बेंगलुरु और हमारे हैदराबाद। तो इनमें जो है यहाँ पर इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम आयोजित किए गए पूरे भारत में। ठीक है, और भीलवाड़ा में जो है पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित हुआ था। और 12 से 18 नवंबर 2021 को दुबई एक्सपो में भी राज्य के प्रतिनिधिमंडल द्वारा भाग लिया गया। और 16 दिसंबर 2021 को USA के साथ एक वर्चुअल इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। तो ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये याद रख लेना कि भाई जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट सबसे पहले कहाँ आयोजित हुआ था, तो भीलवाड़ा में पहला है। और जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट है ये हमारा 24-25 जनवरी 2022 को आयोजित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की, यानी जो हमारा राजसिको है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो है मित्रों 3 जून 1961 को इसकी स्थापना की जाती है। जयपुर में इसका मुख्यालय बना हुआ है। राजस्थान जो लघु उद्योग निगम है ये हमारा इसका जो जन्म है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 1961 में राजस्थान सरकार के उपक्रम के रूप में इसका जो है हुआ था इसकी स्थापना। और 1975 में मित्रों हमारे जो राजसिको उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसकी कब स्थापना होती है? 3 जून 1961 को इसकी स्थापना होती है। ये आपको याद रखना है, जयपुर में इसका मुख्यालय बना हुआ है। और ये क्या क्या जो है कार्य करता है, तो ये इसका उद्देश्य है लघु इकाई जो होते हैं उनको कच्चा माल देना, और जो साख है इसका विकास विस्तार करना, तकनीकी जो है इसके जो है एक तरीके से जो है हमें उद्योगों में तकनीकी वगैरह इनका विकास करना, वस्तुओं का विपणन करना, उद्यमियों को प्रशिक्षण देना, प्रदर्शनी, सेमिनार, व्यापार मेले इनका आयोजन करना। और ये जो मित्रों हैं ये हमारा हस्तशिल्प और जो लघु उद्योग है उनको वित्तीय
तकनीकी और प्रबंधकी ये जो सहायता ये प्रदान करता है हमारा कौन सा, हमारा राजसिको, और उद्योगों को ये प्रोत्साहित करता है और विपणन में हमारा सहायता करता है हमारा राजसिको। राजसिको मित्रों ये राज्य में उत्पादित जो हस्तशिल्प होती हैं उनको बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। निगम जो है ये शिल्पकारों को उत्पादों के विपणन के लिए डिजाइन और सुविधाएं प्रदान करके उनकी सहायता करता है, और राजसिको ने न केवल जो है शिल्पकारों की आय बढ़ाने में मदद करता है बल्कि उन्हें अपनी अच्छी खासी पहचान के लिए भी प्रेरित करता है और उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित करता है। अब यहाँ पर जो है राजसिको के अंतर्गत कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन सी योजना चलाई गई है, तो मैंने आपको जब लघु एवं ग्रामोद्योग पढ़ा रहा था तो तब मैंने राजसिको के बारे में विस्तार से पढ़ाया था, और उसमें मैंने उसके अंतर्गत यानी राजसिको के द्वारा जो भी योजना वगैरह चलाई जा रही थी, जो भी पुरस्कार दिया जा रहा है वो मैंने आपको बताया था। तो अगर राजसिको के बारे में विस्तार से पढ़ना तो लघु एवं ग्रामोद्योग वाली क्लास को जरूर देखिएगा। तो निगम के द्वारा मित्रों हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए और उनके द्वारा जो तैयार किए जा रहे हस्तशिल्प के सामान के विपणन हेतु वर्तमान में देश के विभिन्न स्थानों यथा कौन कौन से, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर, आगरा, माउंट आबू, यहाँ पर तो मित्रों राजस्थली विक्रय केंद्रों व श्रीनगर और होटल ओबेरॉय टावर जो मुंबई में है यहाँ पर राजस्थली विक्रय काउंटरों का संचालन किया जा रहा है। और जो राजस्थली शोरूम है मित्रों ये हमारा 2007 से जयपुर में कार्यरत है, और इसमें पर्यटकों को जो है एक ही स्थान पर जो हस्तशिल्प की जो सभी वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाती इस शोरूम के अंतर्गत, यानी राजस्थली शोरूम के अंतर्गत जो 2007 से जयपुर में कार्यरत है। अगली मैं बात करूं मित्रों तो हमारे जो है जो हमारा राजसिको है लघु इकाई जो है उनको विपणन के लिए, उनको जो अपना जो माल है निर्यात करने के लिए यहाँ पर जो है इनलैंड कंटेनर जो डिपो इनकी स्थापना की गई है शुष्क बंदरगाह की, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में कोई बंदरगाह नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जो कोई भी यहाँ पर समुद्री सीमा नहीं है तो इसके कारण जो है बंदरगाह वगैरह नहीं है, तो इसके कारण राजस्थान में जो शुष्क बंदरगाह डिपो बनाए गए, कंटेनर बनाए गए, तो यहाँ से जो है यहाँ पर सामान को ले जाया जाता है कहाँ पर, कांडला बंदरगाह तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर, तो जयपुर में पहला स्थापित किया जाता है 1989 में। फिर हमारा मानसरोवर जयपुर है, ये जयपुर वाला 1989, भिवाड़ी अलवर और बासनी जोधपुर और हमारा भीलवाड़ा, यहाँ पर जो है इनलैंड कंटेनर डिपो जो है कार्यरत है 4 जगहों पर। बीकानेर में ये बन रहा है, सीतापुरा में भी ये बन रहा है। ठीक है, और बात करें केंद्र के द्वारा संचालित कौन से ICD हैं तो जोधपुर, जयपुर और रावटा रोड जो कोटा में है यहाँ पर जो है स्थित है केंद्र के द्वारा संचालित जो ICD, और निजी क्षेत्र के द्वारा जो संचालित हमारा ICD है वो पाल गांव जोधपुर में है। और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं मित्रों तो सांगानेर जयपुर में हमारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है। रॉ मटेरियल का वितरण निगम जो है SSI जो है इकाइयों को कच्चा माल, लोहा और इस्पात और कोयला उपलब्ध करा रहा है, और SSI उत्पादों की मार्केटिंग जो है इस्पात उत्पादों, स्टील फर्नीचर, तंबू और तिरपाल, पॉलीथीन बैग, कांटेदार तार और कोण लोहे के उत्पादों के लिए निगम जो है SSI इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करता है। तो हमारा ये राजसिको है ये लघु इकाइयों को, लघु उद्योगों को जो अन्य जो कच्चा माल होता है या फिर जो अन्य जो जरूरी साधन होते हैं जैसे कि तंबू तिरपाल हो गया, पॉलीथीन वाले बैग हो गए, कांटेदार तार हो गए, तो ये भी जो हमारा राजसिको क्या करता है उनको प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार राजसिको के ये कार्य हैं। अगला हमारा मित्रों राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम, इसकी मैं बात करूँ इसका पूरा नाम क्या होगा तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, तो ये हमारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम है। और इसकी मैं बात करूं मित्रों तो इसकी स्थापना कब होती है तो इसकी स्थापना थोड़ी सी एक तरीके से टिपिकल वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है राजस्थान में पहले 28 मार्च 1969 को एक स्थापना होती है राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम, यानी जो है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री एंड मिनरल्स डेवलपमेंट जो है हमारा कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना होती है 1969 को। ये जो है उद्योगों के लिए और खनिज विकास के लिए दोनों के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन उसके बाद मित्रों हमारा 1979 में जो है एक बना दिया जाता RSMDC, यानी जो है खनिजों के लिए अलग से एक स्थापना कर दी जाती है राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की। और फिर 1980 से हमारे मित्रों 1 जनवरी 1980 से जो है यहाँ पर RSIMDC जो है उससे जो है अलग होकर
होकर के हमारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड बनता है। कब? 1 जनवरी 1980 को। तो पहले यहाँ पर 1969 में एक स्थापना होती है राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम की। उसके बाद 1979 में जो इसका विखंडन किया जाता है और एक तो यहाँ पर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को बनाया जाता है और फिर 1 जनवरी 1980 से हमारा कार्य करने लग जाता है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग अधिनियम, यानी हमारा रिको। रिको काफ़ी एक तरीके से महत्वपूर्ण एजेंसी है। और इसकी मैं बात करूँ तो ये जब ये स्थापना हुई थी तो उसकी पूंजी थी हमारी 175 करोड़। और जो इसका मुख्यालय है हमारा कहाँ पर है मित्रों? तो इसका मुख्यालय जो है जयपुर में यहाँ पर इसका मुख्यालय बना है। ये कार्य क्या क्या करता है तो मैंने कार्य यहाँ पर जो है आगे लिखे भी हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है उद्यमों के ऋण जो है ऋण उपलब्ध कराता है, मध्यम व लघु ये ऋण हमारा प्रदान करता है। राज्य में जो है औद्योगिकरण को ये बढ़ावा देता है। राज्य में ये उद्योगों के जो आधारभूत ढांचे है उसका विकास करता है। ये सेज का विकास करता है। सेज क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। निर्यात संवर्धनीय पार्क बनाता है। विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना की इसने। थीम पार्कों की स्थापना की है इसने। मर्चेंट बैंकर की तरह ये कार्य करता है। वर्ध तथा मध्यम जो है उद्योगों के दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध कराता है और औद्योगिक मामलों में हमारा मित्रों ये राज्य सरकार को सलाह भी देता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफी महत्वपूर्ण हमारा वित्तीय संस्था है। कौन सा? रिको। तो रिको के हम सारे देखेंगे पार्क वगैरह कहाँ कहाँ पर इसने स्थापित किए हैं। और ये हमारा जो है वर्ध और जो मध्यम उद्योग है मित्रों इनको दीर्घकालीन हमारा ऋण प्रदान करता है। कौन सा? रिको जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है वर्ध और मध्यम उद्योगों को। ठीक है, तो आपको ये विशेषकर याद रखना है। ये जो है रिको मित्रों इसने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करके राजस्थान राज्य के औद्योगिकरण की जिम्मेदारी उठाई है। ये मेरा पेन खो गया था। हाँ, जो है राज्य के औद्योगिकरण की इसने जिम्मेदारी उठाई है। और रिको ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य भर में 348 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में जो है रिको ने कितने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया मित्रों? तो 348 आपको याद रखना है। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, स्ट्रीट लाइट, पानी की आपूर्ति, सड़क जैसी सभी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं वो यहाँ पर प्रदान की जाती है। अगर आप किसी औद्योगिक क्षेत्र में गए हो तो फिर आप देखना वहाँ पर जो है किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों को। जैसे कि आप अगर आप भिवाड़ी साइड जाओगे, दिल्ली वगैरह जाते हो तो ये भिवाड़ी वगैरह बीच में आते हो तो वहाँ पर आप देखना कि किस प्रकार की जो है यहाँ पर बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ये जो संस्थान मित्रों ये बड़े, मध्यम और छोटे पैमाने की जो परियोजना उनको ऋण प्रदान करके एक वित्तीय संस्थान के रूप में भी कार्य करता हमारा कौन? रिको। और रिको ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन को संचालित करने के लिए पूरे राजस्थान में 28 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। तो रिको के सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1980 को। और 3 जून 1961 को हमारे राजसिको की स्थापना होती है और उद्योग विभाग हमारा 1949 को बनता है। तो रिको ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन को संचालित करने के लिए पूरे राजस्थान में कितने इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 28 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और ये कार्य तो वही मैंने आपको बताया कि औद्योगिक विकास करना, लघु और मध्यम ऋण भी देना, तकनीकी सलाह प्रदान करना, मर्चेंट बैंकिंग तरह कार्य करना। अब हम देखते हैं मित्रों कि रिको के द्वारा कौन कौन से जो पार्क वगैरह स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले हम विशिष्ट औद्योगिक पार्क पढ़ते हैं। कौन से पढ़ते हैं? सबसे पहले हम विशिष्ट औद्योगिक पार्क पढ़ते हैं। बाद में हम एग्रो फूड पार्क हो गया, जो हमारे सेज वगैरह हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। निवेश क्षेत्र कौन कौन से उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विशिष्ट जो औद्योगिक पार्क हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए रत्न और आभूषण जो हमारा औद्योगिक पार्क है ये कहाँ पर है? ये हमारा जयपुर में है। ठीक है, और आईटी पार्क की मैं बात करूं तो वो हमारा कहाँ पर है? सूचना जो तकनीकी वाला जो पार्क है मित्रों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क जो हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा मित्रों जयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है और हमारा उदयपुर में। कहाँ कहाँ पर? जयपुर, जोधपुर और हमारा कोटा और उदयपुर। यहाँ पर जो हमारा आईटी पार्क स्थापित है यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। तो आईटी पार्क कहाँ कहाँ पर है? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। वस्त्र पार्क कहाँ पर है? तो ये हमारा टेक्सटाइल पार्क हमारा जयपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो ये हमारा सीतापुरा जयपुर में है। और हमारा बात करें भिवाड़ी अलवर में, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। एग्रो फूड पार्क तो ये हमारे कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर और अलवर में। गजक जो इसकी ट्रिक होती है, ठीक है, गजक गंगानगर, अलवर और हमारा जोधपुर और हमारा कोटा। तो सबसे पहले तो कोटा में स्थापना होती है एग्रो फूड पार्क की। और मिनी फूड पार्क ये हमारा राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है। और एग्रो फूड पार्क की बात करें तो ये रिको के द्वारा। और मेगा जो फूड पार्क होते हैं वो हमारे किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो भूलना नहीं है आपको। अगला हमारे मित्रों ऑटो जोन जो है और केबल जोन और गारमेंट जोन। गारमेंट पार्क की मैं बात करूं तो हमारा
पथरेडी भिवाड़ी में है। कहाँ पर है? पथरेडी भिवाड़ी में हमारा गारमेंट पार्क है, ऑटो जोन है और केबल जोन। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये हमारा मित्रों जो है पथरेडी भिवाड़ी में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ एक निजी क्षेत्र का जो है एग्रो फूड पार्क, तो वो हमारा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में जो निजी क्षेत्र का एग्रो फूड पार्क है। फिर है मित्रों चमड़ा कॉम्प्लेक्स। चमड़ा कहाँ पर है? जो इसके चरम पार्क कहाँ पर बने हुए? तो वह ये एक तो हमारा है मानपुरा माचेड़ी जयपुर में, दूसरा हमारा सीतापुरा जयपुर में, तीसरा हमारा भिवाड़ी अलवर में। और मैं जब आपको जो है लघु एवं ग्राम उद्योग पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको चरम पार्क बताए थे और स्पाइस पार्क भी उस समय बताए थे कि एक तो हमारा जोधपुर में है रामपुरा भटियाण और ये पहला था, और उसके बाद हमारा कोटा में रामगंज मंडी में स्थापित किया जाता दूसरा स्पाइस पार्क, ठीक है, मसाला पार्क। फिर हम देखते हैं मित्रों स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन होते हैं ये क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये क्या है? तो मित्रों ये जो है ये हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास अधिनियम जो 2003 आता है उसके तहत ये इसका प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार हमारे विशेष निवेश क्षेत्र जो है 2016 अधिनियम आता है, तो उसी प्रकार विशेष आर्थिक जो क्षेत्र अधिनियम है मित्रों ये हमारा 2003 में आता है। और ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर उत्पादन और जो अन्य शुल्क होता है उससे ये मुक्त रहते हैं। और इसका उद्देश्य मित्रों राज्य में औद्योगिक विकास और हमें रोजगार में वृद्धि करना इसका एक तरीके से लक्ष्य होता है। और हमें जो है यहाँ पर अन्य जो प्रकार की जो यहाँ पर कर टैक्स वगैरह लिए जाते हैं उद्योगों से वो यहाँ पर नहीं लिए जाते। किसमें? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। तो कौन कौन से हैं हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों हमारे राजस्थान में कौन कौन से सेज है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो राजस्थान में मैं 6 जगहों पर तो जो है सेजों की स्थापना हो चुकी है। कौन कौन से? सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे जहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है और वहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं तो उन सेजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा सूचना प्रौद्योगिकी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो हमारा जयपुर में विकसित किया जा चुका है। और ऊन व गलीचा के लिए जो सेज है वो हमारा बीकानेर में, और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में हमारा ऑटोमोबाइल हेतु है। और जेम्स एंड ज्वेलरी हेतु हमारे 2 जगह पर, एक सीतापुर फेज फर्स्ट और सीतापुर फेज सेकंड में, यानी जयपुर में है दोनों ही। और हैंडीक्राफ्ट जो सेज ये हमारा कहाँ पर है? बोरनाडा जोधपुर में। कुछ अन्य सेज भी हैं जहाँ पर स्थापना की जा रही है, जिनको स्वीकृति मिल चुकी है और उनकी कुछ की तो स्थापना की जा चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी वाले सेज है ये केवल यहाँ पर जयपुर में, अभी जो है जोधपुर, भिवाड़ी, खुसखेड़ा यहाँ पर भी जो है ये बनाए जा रहे हैं सेज, ठीक है, विकसित किया जा रहे हैं यहाँ पर। और जैसे कि हमारा सोमानी सेज की मैं बात करूँ तो ये हमारा अलवर में जो है स्थापित किया जा रहा है, सोमानी खुसखेड़ा अलवर में। और वाटिका सेज ये हमारा जयपुर में, ठीक है, वाटिका। और अंसल सेज की मैं बात करूँ तो ये हमारा कोटपुतली जयपुर में, अंसल सेज, ठीक है, अंसल। और डीएलएफ जो सेज है वो हमारा कहाँ पर? अलवर में, ठीक है, डीएलएफ। जब आप दिल्ली जाते हो तो आप हम देखते हैं दिल्ली के जो रास्ते पर डीएलएफ का जो बड़ी एक बिल्डिंग बनी हुई है, डीएलएफ सेज और अलवर में विकसित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ में बात करूँ तो एक हमारा जो सेज जैन पैक्ट जो है ये बीकानेर में जो है जैन पैक्ट, ठीक है, जैन पैक्ट। तो जैन पैक्ट कहाँ पर? सेज बीकानेर में। तो यहाँ पर जो है कुछ स्वीकृति वगैरह दे दी गई है और स्थापित भी किए जा रहे हैं यहाँ पर सेज, ठीक है। तो ये कुछ अन्य सेज थे। और महिंद्रा जो वर्ल्ड सिटी है मित्रों ये पार्श्वनाथ, ये हमारा एक जयपुर में निजी क्षेत्र का सेज भी विकसित किया जा रहा है। तो एक तो ऑटोमोबाइल हेतु है ही है और साथ में एक निजी क्षेत्र का भी सेज यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रकार आपको जो है सेज वगैरह ये याद रखना है, जो जहाँ पर कुछ को स्वीकृति दे दी गई है और कुछ की स्थापना की जा चुकी है और कुछ की स्थापना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं मित्रों हमारे जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसकी भी हम इसी में चर्चा कर लेते हैं। आपका रिवाइज हो जाएगा अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। देखिए जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये परियोजना मित्रों ये जापान की जो वित्तीय सहायता से ये हमारी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसकी लागत 90 बिलियन US डॉलर होगी। और ये जो है दादरी हमारे यूपी में, यहाँ से लेकर के जो हमारा जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है मुंबई में यहाँ तक जो है विकसित हमारे जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है उसका निर्माण किया जा रहा है। और इसके जो है यानी इस कॉरिडोर के 150 किलोमीटर प्रभाव वाले, यानी अगर मैं ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ पर गुजर रहा है दादरी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। तो इसके 150 किलोमीटर के प्रभाव वाले क्षेत्र में यहाँ पर निवेश औद्योगिक क्षेत्र वगैरह स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि जो है फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाने हेतु चयन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 5 जगहों को राजस्थान में चिन्हित किया गया है वो हम आगे देखेंगे।
तो ये जो है दादरी यूपी से लेकर के हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और इसकी जो कुल लंबाई कितनी है तो विशेषकर आपको याद रखना, पहले तो 1483 थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो इकोनॉमिक सर्वे वो आपको 1504 किलोमीटर बता रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान में इसका कितना प्रतिशत होगा तो 39% इसका राजस्थान में होगा। और ये जो है 7 जिलों में हमारा DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कितने जिलों में, 7 जिलों में। कौन कौन से, यहाँ से शुरुआत करें, अलवर, अलवर के बाद हमारे यहाँ पर सीकर, सीकर के बाद हमारा जयपुर, जयपुर के बाद हमारा कौन सा आएगा, अजमेर, अजमेर के बाद हमारा नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद सिरोही, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अलवर, अलवर के बाद यहाँ पर जयपुर, जयपुर के बाद यहाँ पर सीकर, सीकर में जा रहा है, देखो कहाँ कहाँ पर जा रहा है, अलवर से जा रहा है, अलवर होकर के यहाँ पर सीकर में आया, सीकर के बाद यहाँ पर नागौर, जयपुर में आया, जयपुर के बाद यहाँ पर अजमेर में आया, अजमेर के बाद यहाँ पर नागौर में आया, नागौर के बाद यहाँ पर पाली में, पाली के बाद यहाँ पर सिरोही में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा। और अगर राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य देख लीजिए, यूपी हो गया और हरियाणा, यूपी हरियाणा, ठीक है, और हमारा राजस्थान 3 हो गए, और महाराष्ट्र ये, और गुजरात 5 राज्य हो गए, और एक हमारा दिल्ली हो गया। तो यहाँ से जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरेगा। और इसके तहत बात करें मित्रों, ये हमारा जो है भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में, धोलेरा सिटी वगैरह स्थापित की जा रही है ना, तो ये जो है विकसित करना और आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना है। और प्रथम चरण में मित्रों हमारे देख लेते हम यहाँ पर जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके अंतर्गत 2 तो निवेश क्षेत्र स्थापित किए गए हैं और 3 हमारे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए। जो औद्योगिक क्षेत्र वाला विस्तार है उसको तो ब्राउन फील्ड एरिया कहा गया, और जो निवेश क्षेत्र का जहाँ पर विस्तार होगा उसको हम ग्रीन फील्ड एरिया कहेंगे, ठीक है। फील्ड नहीं होगा, फील्ड होगा। तो निवेश क्षेत्र कहाँ कहाँ पर, तो खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना, और हमारा अजमेर, किशनगढ़ निवेश क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, और राजस्थान भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, और हमारा जयपुर दौसा इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये जो है 3 औद्योगिक क्षेत्र है और 2 हमारे निवेश क्षेत्र हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र और हमारा जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ये अभी आप काफ़ी विकसित हैं हो रहे हैं, और ये काफ़ी चर्चा में भी हैं, और इनके लिए भूमि आवंटित वगैरह भी हो गई हैं, और काफ़ी इनका कार्य अच्छे तरीके से चल रहा है। मित्रों राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम ये 2016 में स्थापित किया गया, यह अधिनियम लाया गया। 2003 में आपको पता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र लाया जाता है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला जो है अधिनियम 2003 में आता है। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट अगर एरिया की बात करूँ तो ये हमारा जोन वाला ये 2016 में आता है। और इसके अंतर्गत विशेष निवेश क्षेत्र मित्रों भिवाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और भिवाड़ी के लिए मित्रों एकीकृत विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया है, यानी भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये जो है दिल्ली NCR में आपको पता है कि भिवाड़ी एक और औद्योगिक केंद्र है। और मेट्रो सिटी दिल्ली के बाहरी इलाकों की बात करें तो भिवाड़ी सबसे तेजी से बढ़ता औद्योगिक शहर है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रदूषण भी है। और NCR और राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक शहर हमारा भिवाड़ी है, जिसमें भिवाड़ी, चौपाकी और हमारा खुशखेड़ा जो है नाम के 3 औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। खुशखेड़ा में आपको पता है कि होंडा अमेज कार परियोजना है, टप्पूकड़ा में बात करें तो होंडा मोटर है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस प्रकार याद रखना है। तो रिको मैंने आपको विस्तार से पढ़ा दिया। आगे चर्चा करते हैं राजस्थान वित्त निगम की। अब हम पढ़ लेते हैं मित्रों राजस्थान वित्त निगम को। इसकी स्थापना कब होती है तो इसकी स्थापना मित्रों 17 जनवरी 1955 को होती है। देखिए 1 जनवरी 1980 को तो हमारी किसकी होती है, 1 जनवरी 1980 को रिको की होती है, और 3 जून 1961 को हमारा रासिको की, और 1949 में हमारा उद्योग वाणिज्य विभाग बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे राजस्थान वित्त निगम की। तो राजस्थान वित्त निगम मित्रों इसकी स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत वर्ष 1955 में की गई थी। और वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण और नवीनीकरण हेतु 2000 रुपये से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक का ऋण वित्तीय सहायता के रूप में यहाँ पर उपलब्ध करा था हमारा राजस्थान वित्त निगम। और RFC ने मित्रों राजस्थान में औद्योगिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे तो मुझे लगता है रिको यहाँ पर काफी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। तो इसके कार्य क्या क्या है मित्रों, तो महिला एवं जो शिल्पकार होते हैं इनको ऋण प्रदान करता है, और तकनीकी जो शिक्षा प्राप्त नवयुवक है उनको भी स्वरोजगार ऋण प्रदान करता है। और राजस्थान जो वित्त निगम है मित्रों ये अन्य प्रकार की योजना वगैरह भी लेकर के आता है, जिनके अंतर्गत हैं बहुत सारे जो है वर्गों को जो है ये लाभान्वित करता है।
तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी जो है ये योजना वगैरह लेकर आता है। तो वैसे आपसे पूछ ले जाए कि भाई फ्लेक्सी, शिल्प बाड़ी, टेक्नोक्रेट किससे संबंधित हैं, तो ये हमारा राजस्थान वित्त निगम से संबंधित होगा। तो शिल्प बाड़ी की बात करें मित्रों, तो ये हमारी इसकी बात करें तो ये 1987-88 में आई थी, विशेषकर आपको नहीं याद रखना, केवल नाम रख लेना याद। और शिल्प बाड़ी है तो मतलब ये इसका क्या होगा, जो भी ग्रामीण और शहर में जो हमारे शिल्पी रह रहे हैं और जो दस्तकार रह रहे हैं उनकी यहाँ पर सहायता की जाती है, किसके तहत, शिल्प बाड़ी के तहत, ठीक है। और मैं बात करूँ सैमफैक्स योजना की, ये क्या है, तो ये मित्रों हमारे जो योजना के तहत जो भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं उनको स्वरोजगार हेतु ये ऋण प्रदान करता है, ताकि जो है भूतपूर्व सैनिक हमारे अपना जो है एक तरीके से रोजगार वगैरह स्टार्ट कर पाए। तो सैमफैक्स जो है यहाँ पर इनको जो है उनके लिए योजना है, यानी इसका पूरा नाम क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम। तो इसका पूरा नाम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है और ये भूतपूर्व जो सैनिक है उनको स्वरोजगार वगैरह दिया जाता है, उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए उनको ऋण प्रदान करता है। 15 लाख रुपए तक की जो लागत परियोजना होती है उनके लिए ऋण देता है। फिर हम बात करते हैं मित्रों जो है हमारा टॉप अप ऋण स्कीम की बात करते हैं। जो टॉप अप ऋण योजना है ये हमारा जो एमएसएमई जो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, एमएसएमई जो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर वगैरह, जो भी जो नए नए जो उद्योग स्थापित करते हैं एमएसएमई के तहत, तो उनको ये ऋण वगैरह सुविधा देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये टॉप अप ऋण योजना होगी, सैमफैक्स होगी, शिल्प बाड़ी होगी, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। और फ्लेक्सी ऋण योजना क्या है, ये तो है अच्छे उद्यमों को जो है प्रोत्साहन करने के लिए ये हमारी चलाई गई थी फ्लेक्सी, यानी कि ऋण सुविधा के लिए हमारी फ्लेक्सी योजना चलाई गई थी, फ्लेक्सी ऋण योजना। तो टॉप अप ऋण योजना की बात करें तो एमएसएमई के लिए है, और फ्लेक्सी की बात करें तो ये जो हमारा ऋण सुविधा वगैरह इनके लिए है। और शिल्प बाड़ी की बात करें तो शिल्पियों को जो है यहाँ पर ऋण वगैरह दिया जाता है। और टेक्नोक्रेट की बात करें मित्रों तो ये तकनीकी शिक्षा जो प्राप्त युवा होते हैं उनको अपना स्वरोजगार वगैरह स्टार्ट करने के लिए ऋण वगैरह दिया जाता है टेक्नोक्रेट के अंतर्गत। और सैमफैक्स मैंने बता दिया। अन्य कुछ जैसे कि हमारा जो है सिल्वर कार्ड हो गया, गोल्ड कार्ड हो गया और प्लेटिनम कार्ड हो गया, ये भी जो है राजस्थान वित्त निगम के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो सिल्वर कार्ड योजना की ये किसके लिए है मित्रों, तो ये उनके लिए है राजस्थान वित्त निगम के जो गुड बोरोवर्स होते हैं, यानी जिन्होंने अपना ऋणों का जो 50% से अधिक जो भाग उन्होंने चुका दिया हो ऋण का, ठीक है, तो उनको जो है ये सिल्वर कार्ड वगैरह इस योजना का फायदा होता है और उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और गोल्ड कार्ड ये स्कीम किसके लिए है, तो ये हमारे उनके लिए है गुड बोरोवर्स के लिए। तो यहाँ पर 30 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। विशेषकर आपको ये याद नहीं रखना कितना ऋण वगैरह दिया जाता है, अगर सिल्वर कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड इनका नाम भी याद रख लेंगे तो भी काफी हो जाएगा। तो प्लेटिनम कार्ड स्कीम की बात करें मित्रों तो ये उनके लिए है जिन्होंने अपन जो ऋण वगैरह है 2 वर्ष की अवधि में चुका दिया वगैरह, ऐसा यहाँ पर क्राइटेरिया है। तो इस प्रकार हमारा जो है सैमफैक्स, टॉप अप ऋण योजना, फ्लेक्सी, शिल्प बाड़ी, टेक्नोक्रेट, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, ठीक है, और हमारा प्लेटिनम कार्ड वगैरह, इनके तहत हमारा आरएफसी मदद करता है राजस्थान के औद्योगिकीकरण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मित्रों ये युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना ये भी आरएफसी के अंतर्गत आती है। ये 2013-14 में स्टार्ट हुई थी और इसके तहत मित्रों 1000 औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनको वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया था। और यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है और 6% का ब्याज अनुदान मिलता है। और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए। और इसके तहत मित्रों एकल खिड़की योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत आपको 2 करोड़ तक की जो परियोजना लागत है उनकी लघु एमएसएमई इकाइयों के लिए हमारी एकल खिड़की योजना है, यहाँ पर कई सारी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि वन स्टॉप शॉप सिस्टम हमारा था जो 10 करोड़ से अधिक वाले जो प्रस्ताव थे उनके लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। तो ये मैंने आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बता दी, आरएफसी पढ़ा दिया, आपको रिको पढ़ा दिया विस्तार से, और राजसी को मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और आपको मैंने वीआईपी वगैरह भी बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कंटेंट है, आपको पसंद आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं मित्रों ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की। और ये जो है रूडा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ज़्यादातर जयपुर में ही है सबका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब होती है मित्रों, तो नवंबर 1995 में हमारी रूडा की स्थापना होती है। और ये राजस्थान सरकार ने इसकी स्थापना राज्य में ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों जैसे कि हमारा हैंडलूम हो गया, हस्तशिल्प हो गया, ऊन, चर्म व खनिज आधारित जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए एक विशेष एजेंसी के रूप में नवंबर 1995 में ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी यानी रूडा, RU यहाँ पर रखा गया और फिर DA लिया गया, ठीक है। तो रूडा यानी रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई। यह है लघु उद्योग के क्लस्टर के विकास द्वारा, यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी क्लस्टर योजना है, क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने के लिए कार्य करती हैं। और रूडा को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, ये आप विशेषकर मत याद रखिए, ऐसा कुछ नहीं पूछता। आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं भाई रूडा जो है कौन कौन सी क्लस्टर योजना चला रही है। तो कोटा डोरिया क्लस्टर योजना मित्रों ये 2005-6 से इसने स्टार्ट की थी। कब से? 2005-6 से। बांसुर अलवर जो है हमारा चरम क्लस्टर विकास योजना ये भी 2005 से आसानी से याद हो जाएगी। और बाड़मेर कसीदाकारी योजना ये भी मित्रों 2009-10 है, ठीक है ना, ये 2009-10 से है। और ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद योजना ये हमारी 2007 से। तो 2005-6 में दो है, कोटा डोरिया क्लस्टर योजना, बांसुर चरम क्लस्टर योजना, और ये हमारी कौन सी 2005 में स्टार्ट होती है। और बाड़मेर कसीदाकारी योजना है हमारी 2009-10 में, और 2007 में हमारा ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद योजना। मित्रों ये जो जिस प्रकार हमारा राजस्थली जो है ये कार्य करती हैं, राशिकों के द्वारा कार्य किया जाता है राजस्थली में, यानी जो है सारे जो हस्तशिल्प उत्पाद वगैरह उनको एक जगह पर भेजती है। तो उसी प्रकार रूडा भी कार्य करता है शिल्पांगन के द्वारा, यानी जो ये जो है शिल्पकारों के जो सीधे यानी जो भी उनके द्वारा उत्पाद बने जाते हैं उनके जो है विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009 में, वो तो 2007 से जयपुर में था, और ये हमारा 2009 से आमेर के किले में, ठीक है ना, वो जयपुर में है 2007 से, ये हमारा 2009 से आमेर के किले में शिल्पांगन। तो ये नहीं भूलना आपको, राजस्थली तो याद कर ले तो, लेकिन 2007 में आपको 2009 में जो शिल्पांगन स्टार्ट किया गया था वो याद नहीं करते, ठीक है ना, तो शिल्पांगन आपको नहीं भूलना आगे से। अगला हमारा मित्रों है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। ये कहाँ पर कब स्थापना होती है? तो 1984 में इसकी स्थापना होती है, याद रख लेना, स्थापना वगैरह तो भी काम हो जाएगा इसके लिए। तो ये राजस्थान के सूती हथकरघा वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1984 में राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की जो गठन किया गया, और पारंपरिक बुनकरों और कारीगरों के आधुनिकीकरण व व्यक्तिगत क्षेत्र के बुनकरों के प्रशिक्षण एवं उत्पादों के विपणन में सहायता तथा कच्चा माल उपलब्ध कराकर राज्य में हथकरघा क्षेत्र का विकास करना इसका उद्देश्य है, ठीक है, किसका? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम का। ये इसके मुख्य कार्य क्या क्या है देख लीजिए। डिजाइन विकास कार्यक्रम हो गया, तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम हो गया, मेला प्रदर्शन या भागीदारी लेगा, प्रचार प्रसार करेगा, विपणन प्रोत्साहन करेगा, ठीक है, हथकरघा जो वस्त्र है उनकी बिक्री करेगा। तो ये हमारा इसका कार्य है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम का। कब स्थापना होती है ये याद कर लेना, काफी हो जाएगा। अगला मित्रों राजकौन, इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये इसकी स्थापना 1978 में होती है, और ये हमारी एक परामर्शदायी संस्था है। किसके बारे में परामर्श करती है? तो वित्तीय, प्रबंधकीय, विपणन, तकनीकी, तो इसके बारे में ये परामर्श देती है। हमारी राजकौन 1978 में स्थापना होती है। फिर बात करते हैं राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ की। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा मित्रों, मैंने पिछली क्लास जो मैं आपको सहकारी आंदोलन पढ़ा रहा था तो उससे जो है उसमें मुझसे गलती से जो 1958 जो है टाइपिंग हो गया था राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, और फ्लो मैंने वहाँ पर 1958 जो है आपको बता दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ की स्थापना 26 अगस्त 1957 में होती है, ठीक है ना, 26 अगस्त 1957 में होती है। और राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों के चहुमुखी विकास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में RRBSS यानी राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की गई। ये राज्य के जो है हथकरघा सहकारी समितियों के लिए शीर्ष विपणन निकाय है, ठीक है। तो ये आपको नहीं भूलना है, राजस्थान राज्य जो है बुनकर सहकारी हमारी संघ, ठीक है। अगला मित्रों कुछ विशेष संस्थान वगैरह, जैसे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मैंने आपको 1955 में बढ़ा दिया था, लघु और ग्रामोद्योग बढ़ा रहा था तब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वापस नहीं दोहराऊंगा। तो वैसे यहाँ पर मैंने आगे लिखा भी नहीं, मैंने सोचा आपको बता दिया तो फिर क्यों बार बार हम बताऊँ, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ बता देता हूँ इसकी स्थापना 1955 में होती है। तो ये याद रख लेना, काफ़ी हो जाएगा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की। और खादी के बारे में ये प्रचार प्रसार वगैरह करते हैं राजस्थान में। कुछ हम अन्य संस्थान भी देख लेते हैं, वित्तीय संस्थान, विशेष संस्थान वगैरह। देखिए कि जो क्षेत्र विशेष के विकास हेतु ये राज्य के द्वारा विशेष संस्थाओं का विकास किया गया। कौन कौन से? जैसे कि जो सिरेमिक यहाँ पर जोन वगैरह ये गिलोट, अलवर और गवारा बीकानेर में हो गया। स्पाइस पार्क मैंने आपको बता दिया कोटा जोधपुर वगैरह में, ठीक है। और स्टोन पार्क मंडोर धौलपुर करौली में। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर ये हमारा जयपुर में। जब मैं आपको कृषि आधारित उद्योग पढ़ा रहा था तब मैंने उन उद्योग में बताया था कि कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन आ गया तो जयपुर में होगा, और केवल एडेड डिजाइन सेंटर आ गया तो भीलवाड़ा में होगा। वुडन वेयर सर्विस सेंटर जोधपुर में है, और हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर नागौर में है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र ये हमारा जयपुर में है। मोती सेंटर फॉर ज्वेलरी डिजाइन एंड ट्रेनिंग व जेम बोस ये हमारा जयपुर में है। और राजस्थान का पहला ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ये हमारा रूपनगढ़ अजमेर में, ठीक है, रूपनगढ़ अजमेर में मेगा फूड पार्क। और एक अभी यहाँ पर बीकानेर पलाना में भी विकसित किया जा रहा है। और ये देश का 13वां और राजस्थान का पहला है। और पावरलूम सर्विस सेंटर ये किशनगढ़ व भीलवाड़ा में। और कुमारपा हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान ये हमारा सांगानेर में, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है, और मैंने हर एक चीज़ आपको विस्तार से बताई है। तो आप सभी का धन्यवाद क्लास से अंत तक जुड़ने के लिए।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको PDF दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ पर आप हमसे जुड़ जाना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राम राम।